ठीक है, चलो आज ये पॉल्यूशन खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। चल, तो बोलेगा कि CO2 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस हमारे पास जो है वो CO2 को रखा गया है। अब कहते हैं कि CO2 जब वायुमंडल के साथ जो है वो आर्द्रता के साथ जब उसकी क्रिया करता है तो वह बनाता है कार्बनिक एसिड। और जब CO2 जब आपका जो मिलता है, कहते हैं 60 टाइम्स CO2 आपका समुद्र में होता है कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की अपेक्षा 60 गुना प्रतिशत ज्यादा 60 टाइम्स मोर CO2 आपका होता है ओशियन में, समुद्र में। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि क्या जो है समुद्रों के पास 60% से ज्यादा जो है वो आपका CO2 होता है? हाँ होता है, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा होता तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल बताती हूँ। CO2 जब पानी में होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन वगैरह के साथ और सब चीजों के साथ फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा CO2 कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ध्यान रखना। CO2 जब आता है पानी में तो CO2 ओशियन के साथ कन्वर्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये कन्वर्ट होकर बन जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। और जब ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये मछलियों का प्रिय भोजन आपका होता है फ्लैंकटन, फाइकोफ्लैंकटन। क्लियर है? तो कहते हैं कि मछलियों का प्रिय भोजन फाइकोफ्लैंकटन जो है वो वृद्धि करता है, उसको इंक्रीज करता है। आपका ये क्वेश्चन आया था, क्या CO2 समुद्र में नुकसान देता है? क्या CO2 की वजह से मराइन लाइफ ग्रोथ करती है, यानी समुद्री जीव जंतु ग्रोथ करता है? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे आपके। तो आपको ध्यान रखना है कि CO2 जब ओशियन में होता है तो वो मराइन लाइफ को ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मछलियों का प्रिय भोजन फाइकोप्लैंक्टन बना रहा है। समझ गए? क्लियर है? इंपॉर्टेंट में रहेगा, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और रिपीटेड आए भी हैं आपके। CO2 में पहला कंट्री, ठीक है, CO2 छोड़ने में पहला कंट्री कौन सा है? चाइना। दूसरा कंट्री कौन सा है? USA। तीसरा कंट्री कौन सा है? इंडिया। और चौथा रशिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका। CO2 छोड़ने में आपके जो है वो ये 4 कंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बना कि एटमॉस्फेयर में कितने फोसिल्स फ्यूल्स जल रहे हैं, इस बात का अच्छा इंडिकेटर कौन है? CO2। कौन है जो सूर्य की किरणों के लिए ट्रांसपेरेंट है लेकिन अर्थ के लिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, अर्थ से जाने वाली लॉन्ग वेवलेंथ को वो रोक लेता है? CO2। क्लियर? CO2 एटमॉस्फेरिक के साथ जब वर्क करता है तो किस में बदलता है? कार्बनिक एसिड में बदलता है। एसिड अगर कोई चीज अम्ल बन रहा है तो वो नुकसान करेगा, हमारे हेल्थ को भी नुकसान करेगा, बिल्डिंग्स, पौधे, सबको नुकसान करेगा। लेकिन CO2 जब आपके ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जब आपके समुद्र के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कर रहे हैं इसमें, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा CO2 कन्वर्ट हो जा रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में जब कन्वर्ट हो रहा है तो वह समुद्री जीव जंतु के लिए आपका लाभप्रद है, उसके लिए बेनिफिट दे रहा है। क्यों? क्योंकि वह मछलियों का प्रिय भोजन फाइकोप्लैंक्टन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि CO2 इमिशन कंट्री में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंट्री का नाम क्या सीक्वेंस से लगाएं? तो ये हमारा सारा जो है वो सीक्वेंस से लग गया है। क्लियर है? टोटल जो है वो 10 कंट्री मिलकर, 10 जो है सबसे बड़े कंट्री मिलकर कितना CO2 छोड़ रहे हैं? बोलो। 67.67 67.67 6 और 7। हाँ जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगभग मान के चलो, तो पॉइंट के बाद लग गया तो ये 68 भी हो सकता है क्योंकि 5 के ऊपर है। तो कहते हैं टोटल बड़े विश्व के 10 बड़े कंट्री, जो लार्जेस्ट कंट्री हमारे पास टोटल जो CO2 छोड़ रहे हैं वो लगभग हमारे पास इतना CO2 छोड़ रहे हैं अभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट में रहेगा CO2 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। तीनों चारों क्वेश्चन इसके आपके आ चुके हैं। अब देखो उसमें लिखा हुआ है ना, CO2 इज द गुड इंडिकेटर्स ऑफ हाउ मच फॉसिल फ्यूल इज बर्न। कौन बताता है एटमॉस्फेयर में कि कितने हमारे पास फॉसिल फ्यूल जले हैं? तो CO2 बताएगा। CO2 इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कोयला वोयला पेट्रोल वगैरह जल रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि जो है वो सब चीजें घट रही हैं। एयर पॉल्यूशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालो बेंजीन गैस। पहले ये हमने सिर्फ डिजीज पढ़ना है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखो। एक क्वेश्चन तुम यहीं से पकड़ लेंगे अपना, ये पहले और दूसरे पेज से ही। राउंड करो, एयर पॉल्यूशन, बेंजीन गैस, इससे ब्लड कैंसर होता है।
ठीक है, बोलेगा एटमॉस्फेयर में वो कौन सी गैस है जिससे ब्लड कैंसर होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को राउंड करो, SO2 दिख रहा है आप लोगों को। इरिटेट एंड आई जो है वो बर्न द स्किन एंड आईज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालो। SO2 आपके जो है वो आंखों में जलन के लिए उत्तरदायी है। अभी सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगी सीक्वेंस से कि कौन जलन के लिए ज्यादा उत्तरदायी है। 5 टाइम ये क्वेश्चन आपके में आ चुका है, 5 बार, समझ गए? तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, कि ये आपका बर्न स्किन के लिए और आईज के लिए जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब उसके लिए इरिटेशन देता है। ब्रोंकाइटिस को राउंड करो, एम्फाइजिमा को राउंड करो, रेस्पिरेटरी इलनेस को राउंड करो। ठीक है, ब्रोंकाइटिस का हिंदी मैंने देखो लिख दिया, लेकिन इतनी हिंदी बोल नहीं पाऊंगी, श्वसनी शोध। ठीक है, एम्फाइजिमा वात स्फीति, रेस्पिरेटरी सांस की बीमारी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजिमा और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में प्रॉब्लम होती है किस गैस के कारण? तो SO2 के कारण होता है। इंपॉर्टेंट में डाल दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालो। CO को राउंड करो, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन आ चुका है इस एग्जाम के पहले एग्जाम में आया, दम घोट देने वाली गैस वो कौन सी है जो सफोकेटिंग है? ठीक है, आपका जो है वो दम घोट देती है, तो कहते हैं सफोकेशन गैस CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए। जीवाश्म पदार्थों का आपका अधजला पदार्थ, अधजला पदार्थ, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्मों का अधजला जो है वो होना, अधजला जीवाश्म। ठीक है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो कहते हैं कि ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड आपका कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वगैरह के कारण होती है, यह दम घोट देता है। वैसे भी आप देखो जाम वगैरह से आते हो, कोई चीज होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही, पेट्रोल्स वगैरह से सारी चीजें निकलती है, वो अधजला होता है, कंबशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी घुटन होने लगती है, हमारा सांस वास घुटने लगता है। मीथेन को राउंड करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालो मीथेन को भी। मीथेन स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और एस्पीजिया, ठीक है, कहते हैं कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से हमारी जो है वो चेतना खो जाती है और हम बेहोश होने लगते हैं। ठीक है, तो कहते हैं वो है आपकी मीथेन। इसमें आप एस्पीजिया को भी राउंड कर लीजिए, एस्पीजिया। CFC को राउंड करो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC से स्किन कैंसर होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को राउंड करो, रेस्पिरेटरी फेलियर, हमारा जो है वो आपका मतलब सांस सब फेल होने लगता है, हमारी जो सांसों वाली चीजें वो फेल होने लगती है आपकी। नाइट्रोजन गैस को जो है वो राउंड करो, निमोनिया, लंग कैंसर, पायरिया, सब इससे होगा। ठीक है, निमोनिया, लंग कैंसर, पायरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसमें डालो पैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में पैन। विकास जी एडमिट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालिए इसमें पैन, पैरोक्सिल नाइट्रेट्स। ठीक है, पैरोक्सिल नाइट्रेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। अब देखो यही क्वेश्चन अकेले 3 बार आ चुका है पैन का, PAN। अगर आपसे पूछता है कि आंखों के इरिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, अगर आपके ऑप्शन में कहीं पैन लिखा होगा ना, PAN, तो इस पैन को जो है वो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में डालिएगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड कोई ऑप्शन नहीं बन सकता, चाहे अलग से SO2 हो चाहे कोई भी हो। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल आंखों के लिए है पैन, समझ गए? पैन के साथ एक बार ऑप्शन लगाकर आपका SO2 आया था, तो SO2 भी रिस्पॉन्सिबल है, नो डाउट, क्योंकि आंखों के लिए जलन के लिए SO2 भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ओजोन भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ओजोन भी साइड में कहीं पर लिख लीजिए। आंखों के इरिटेशन के लिए, जलन के लिए ओजोन भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, HCHO भी इसके लिए जिम्मेदार है, SCHO को भी राउंड कीजिए, आंखों में जिम्मेदार है इसमें। नाइट्रोजन भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि आंखों में जलन के लिए उत्तरदायी कौन कौन सी गैस है? पैन सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, पैन के साथ पेयर लगा के दिया था एक बार HCHO, तो वो भी सही है। SCHO भी आंखों के जिम्मेदार के लिए, बल्कि HCHO को तो ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं, ये आंख नाक गला तीनों के इरिटेशन के लिए जिम्मेदार है। HCHO फॉर्मल्डिहाइड है,
ठीक है। HCHO तीनों के लिए जिम्मेदार है, आंख, नाक और गला, तीनों के लिए यह उत्तरदायी है। इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको भी डाल दो। क्लियर है। अब इसके अलावा में एक बार ऑप्शन आया था पैन के साथ SCHO का आया था, एक बार आया था पैन के साथ जो है वो अकेले आया था, एक बार SO2 और नाइट्रोजन इसका जो है वो कपल लगा के पेयर लगा के आया था एक साथ लेने के लिए। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड है, समझ गए। तो ये सब के सब आंखों में जिम्मेदार है इसके लिए। वाटर पॉल्यूशन को काउंट करो, क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालो। वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। कॉलिफॉर्म काउंट को काउंट कीजिए। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को काउंट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। एंड टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड को काउंट करो। ठीक है। कॉलिफॉर्म काउंट, घुलित और विघटित ऑक्सीजन, कुल विघटित ठोस पदार्थ। ठीक है। पॉल्यूशन इंडिकेटर इन वाटर, पहला क्वेश्चन आपका आया था कि पानी में प्रदूषण के लिए किसको किसको इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर आपका कॉलिफॉर्म काउंट हो गया, या एक प्रकार का बैक्टीरिया है। कॉलिफॉर्म काउंट क्या है? टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। फिर टोटल TDS है, TDS मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन, टोटल जो है वो इसमें घुलित ऑक्सीजन। फिर इसमें जो है वो आपका जो है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, डिसॉल्व सॉलिड है आपका, ये सारा का सारा। अब यहाँ पर ध्यान रखना TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, क्वेश्चन आ चुका है। एक तो ये भी क्वेश्चन आपका आ गया कि वाटर पॉल्यूशन में किससे क्वेश्चन से रिपीटेड होते हैं बहुत। एक तो आ गया कि कौन है, तो TDS है। ठीक है। अब बोलेगा कि TDS बेसिकली क्या चीज के लिए, TDS ध्यान रखना, पर लीटर जो है वो पानी में आपका कितना TDS होना चाहिए? 500 mg। 500 मिलीग्राम पर लीटर। वेरी गुड, देखो अभी भी याद है। ठीक है। 500 मिलीग्राम होगा आपका पर लीटर। ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन में 300 भी था, कई लोग 300 भी ठीक किए थे, लेकिन 300 नहीं होगा। पानी में टोटल घुलित जो ठोस होना चाहिए वो 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो नुकसानदेह हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब वाटर में एक चीज को और देख लेना। ठीक है। तो बताते बताते ये इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगी जो रिपीटेड होते हैं आपका, कुछ करेंट चल लेंगे तो उससे हमारा काफी काम हो जाएगा। पानी में हमारे जो है वो पाया जाता है, कितना जो है वो नीचे तक हमारे पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है? 4 किलोमीटर, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। जिसको नहीं पता वो साइड लिख लीजिएगा, वो नोट्स में भी कहीं नहीं लिखे हुए होंगे। पानी की मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है, अधिकतम घनत्व जो पानी का पाया जाता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर पाई जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आप कहते हैं कि जब आप जो है वो कोई भी जैसे बहुत कोल्ड एरिया, बहुत ठंडा एरिया, आर्कटिक एरिया, अटलांटिक एरिया, ये सब तो ठंड में बहुत ठंडा हो जाता है, बर्फ जम जाती है सारी की सारी। ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे कंडीशंस पर क्या होता है, तो ऐसे कंडीशंस पर क्या मछलियां मर जाती है? सारी मराइन लाइफ मर जाती है? नहीं मरती है। ठीक है। क्यों नहीं मरती? क्योंकि वो समुद्र के अंदर चली जाती है। वो अंदर चली जाएंगी तो उनको जो है वो आपका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो कहते हैं कि समुद्र के अंदर 4 किलोमीटर तक का तापमान जो होता है वह आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस। या 3 बार 4 को ध्यान रखना, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 किलोमीटर और फिर 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस आपका 4 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जो है वो आपका कोई भी चीज मराइन लाइफ वगैरह आपकी जिंदा रहती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ओशियन हम जानते हैं कि साउथ में ओशियन है, सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिण में सिर्फ समुद्र पाई जाती है ज्यादातर, समझ गए। समुद्र का 3 लेयर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा लेयर। ये पहला लेयर जो है ना, यही सूर्य के कांटेक्ट में है, दूसरा लेयर सूर्य के कांटेक्ट में नहीं है। तो इसमें से इसमें के बीच में जो चले जाते हैं यही गर्म होगा या यही ठंडा होगा, पहला लेयर ओशनों का गर्म होगा या ओशनों का ठंडा होगा। ठीक है। यहाँ पर सेकंड लेयर में आपका 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग होता है और सारे समुद्री जीव जंतु यहीं पर आपके चले जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इस 4 को रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें वाटर पॉल्यूशन में एक इंडस्ट्रियल होता है, एक नेचुरल होता है, एक औद्योगिकीकरण से होता है, उद्योगों से होता है, एक नेचुरल होता है।
औद्योगिक वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, इंडस्ट्रियल को भी राउंड करो। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रेट्स, ठीक है, ये सब औद्योगिक कचरा है जो पानी को काफी पॉल्यूशन में डाल रहे हैं। क्लियर है। नेचुरल में देखो आर्सेनिक गैस, आर्सेनिक गैस से आपका ब्लैक फुट डिजीज होता है, आपका ब्लैक फुट डिजीज माइक कर लोगे जिसके हो जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आर्सेनिक सबसे ज्यादा दामोदर रिवर में पाई जाती है, आर्सेनिक सबसे ज्यादा दामोदर रिवर में पाई जाती है, इसीलिए दामोदर को जो है वो बंगाल का सौरो कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल नदी का शोक आर्सेनिक में। ठीक है, तो यह आपका बंगाल का सोप कहा जाता है आर्सेनिक को। ध्यान रखना ये व्हाइट पाउडर की तरह होती है, सफेद पाउडर की तरह, और ये पानी का नेचुरल पॉल्यूटेंट है। अब यहाँ पर दूसरा राउंड करो, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज होता है। नेक्स्ट देखो फ्लोराइड, फ्लोराइड को इंपॉर्टेंट में डालो, फिर ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फ्लोराइड के ब्रैकेट में लिख लो, WHO ने पर लीटर, मतलब पर लीटर वाटर में जो फ्लोराइड का परसेंटेज रखा है वो कितना रखा है? 1.5 1.5 ठीक है, 1.5। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। बोलेगा WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पर लीटर पानी में अधिकतम कितना फ्लोराइड होना चाहिए? तो 1.5% का जो है वो फ्लोराइड होना चाहिए। क्लियर है। अगर इससे ज्यादा अगर फ्लोराइड हुआ पानी में तो हमारा मसल्स और बोन्स वगैरह इफेक्ट हो जाएगा, मांसपेशियां और हड्डियां वगैरह सारी हमारी इफेक्टेड होनी शुरू हो जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दो इसको भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। क्लियर है। क्रोमियम को राउंड करो, क्रोमियम, क्रोमियम का पानी पीने से जो है वो हमारा क्या होगा? तो क्रोमियम पानी पीने से किस चीज का इफेक्ट होगा? हमारा क्या खराब होगा? लीवर, किडनी, लीवर और किडनी, समझ गए? सबसे ज्यादा हमारा लीवर और किडनी खराब होगा अगर हम क्रोमियम। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एक और क्वेश्चन आ गया है कि क्रोमियम का कौन सा एलिमेंट जहर की तरह काम करता है? ठीक है, जहर की तरह। तो यहाँ पर ध्यान रखना क्रोमियम का 6, क्रोमियम 6 हमारे पास जहर की तरह काम करता है, पॉइजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दो। इसी ग्राफ से आप इन्हीं सब चीजों से एक क्वेश्चन आप पकड़ोगे ही पकड़ोगे, ये बात तय है। क्लियर है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बना? CO2 इंडिकेटर, कौन किससे हमारा कौन सा डिजीज हो रहा है, आंखों के इरिटेशन के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी गैसें हैं, और ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे अंदर, लेकिन उससे पहले पढ़ लो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट, रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण में कौन कौन से आते हैं? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, तीनों को राउंड कर लो। इससे स्किन डिजीज होता है, कैंसर होता है, टीबी होता है, ब्लड कैंसर। ध्यान रखना स्किन डिजीज के साथ बोन कैंसर, बोन टीबी। बात कर लो हड्डियों का कैंसर होगा, हड्डियों का टीबी होगा, ये सब सब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से होता है हमारे पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दो। इस पेज को ही आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड। चलो समिट्स में आओ। इसमें समिट्स में मतलब इसमें कुछ समिट से दिया होगा, हिंदी वाले नहीं मिलेगा तो पेज को पीछे पलटते जाना, देखना मिल जाएगा पर्यावरण की परिभाषा में। सारा आप लोग सारा बुक्स वगैरह यहाँ पर छोड़ दीजिए, ट्रांसले हरकोविट्स, मैकआवर से जो अकॉर्डिंग टू डेविस वगैरह, हमें यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में अब इसमें राउंड करते जाना, जो जो बोलूंगी ध्यान रखना, इसमें कुछ ही समिट है, समिट तो हम अलग से पढ़ेंगे, पूरा भी पढ़ाऊंगी। इसमें राउंड करो 1979 जेनेवा, फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। बोलेगा विश्व का पहला जलवायु सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। ईयर तो नहीं पूछेगा, जेनेवा में हुआ था। ठीक है, पहला। दूसरा इसमें राउंड कर लो, 1985 का वियना कॉन्फ्रेंस किस लिए हुआ था? तो आपसे बोलेगा ओजोन लेयर्स के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने किया था।
1987 का मॉन्ट्रियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दो, 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर द बैन ऑफ सीएफसी एंड अदर जोन्स डिस्ट्रक्टर गैस, बैन ऑफ सीएफसी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो। बोलेगा 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सब्जेक्ट क्या था, तो सीएफसी को बैन करना। 1988 का टोरंटो को राउंड करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दो, द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू बी रिड्यूस्ड टू 20% बाय 2005। बोलेगा इसमें हमने 2005 तक टोटल जो है वो CO2 कितना कम करने की बात की थी, 20%। फिर बोलेगा किस समिट में हमने 20% कम करने की बात की थी, तो 20% कम करने की बात की थी टोरंटो में। रियो डी जेनेरियो क्वेश्चन आ चुका है, राउंड करो, ईयर को राउंड करना रियो डी जेनेरियो का। द अर्थ समिट, फर्स्ट अर्थ समिट है पहला, और बल्कि कहते हैं अर्थ को बचाओ, पृथ्वी प्रोटेक्शन, अर्थ प्रोटेक्शन समिट है, पहला समिट है जिसमें कहा गया पृथ्वी बचाओ सम्मेलन। ये रियो डी जेनेरियो में था। बर्लिन छोड़ दो, क्योटो प्रोटोकॉल में आप छोड़ दो, क्योटो प्रोटोकॉल अभी हम लोग पढ़ेंगे, बाकी समिट्स यहाँ से छोड़ दो। इन्वायरमेंटल ईयर में सारी चीजों को छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए। 1991 के मैड्रिड ट्रीटी को एग्जांपल इसको डाल दो, ठीक है। अंटार्कटिका ट्रीटी प्रोटोकॉल को इंपॉर्टेंट में डाल दो। बोलेगा 1991 के मैड्रिड ट्रीटी का सब्जेक्ट क्या था, सेव द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को बचाओ, बस इतना ही वर्ड पूछता है। इकोलॉजी क्वेश्चन आ चुका है कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द पहली बार यूज किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन सोलर रिकॉर्डेड बाय सैटेलाइट निम्बस 7, निम्बस 7 को राउंड कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो। बोलेगा ओजोन में जो छिद्र हो रहे हैं, जो छेद हो रहे हैं, उसको मापने के लिए हमने कौन सा सैटेलाइट लगाया है, तो उसको मापने के लिए हमने जो सैटेलाइट लगाया उसका नाम है निम्बस 7। ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक लाइन छोड़ दो, फोटोसिंथेसिस इज एक्सेलरेटेड बाय द रेड लाइट इन द प्लांट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की सबसे ज्यादा जो होती है वो आपकी होती है इसमें, ठीक है, रेड लाइट में। किधर की ओर जा रहे हैं, हाँ बस वहीं पे, थैंक यू। The phosphorus cycle is affected by the nature of the volcano burst, important डाल दो। बोलेगा जब ज्वालामुखी फटती है तो एटमॉस्फेयर का कौन सा साइकिल इफेक्ट होता है, तो फास्फोरस। दैट मींस कहीं भी फास्फोरस साइकिल अगर इफेक्ट हुआ इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कहीं ज्वालामुखी फटा है। पाउडर फाइलम छोड़ दो, अरलान हेड सैंपल को राउंड करो। हरलान हेड सैंपल ह्यूमन इकोलॉजी वर्ड दिए, मानव पारिस्थितिकी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी वाज सेलिब्रेटेड इन ईयर 2010, इंपॉर्टेंट में डाल दो, ठीक है। बोलेगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी को आपने जो है वो किस ईयर में सेलिब्रेट किया था, 2010 में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को राउंड करके इंपॉर्टेंट डाल दो, 5 जून। अर्थ समिट हम लोग पढ़ चुके हैं, रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992। ग्लोबल 500 अवार्ड क्वेश्चन आ चुका है, राउंड करो। पूछा था ग्लोबल 500 अवार्ड किस लिए दिया जाता है, अपने सब्जेक्ट में आया है। ग्लोबल 500 अवार्ड जो है वो इन्वायरमेंटल डिफेंस के लिए दिया जाता है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इन 1980, इंपॉर्टेंट डालो। भारत सरकार ने कब बनाया था पर्यावरण विभाग को, तो 1980 में बनाया। एजेंडा 21 क्वेश्चन आप लोग में पेपर 1 में भी आ चुका। एजेंडा 21 इज कनेक्टेड विद द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द अर्थ समिट इन रियो। और क्वेश्चन क्या है तो सो मैं बता दूं। पूछा था एजेंडा 21 किस ईयर में लाया गया था, तो ये कह रहा है कि ये रियो का डॉक्यूमेंट है। किसका है, ये रियो डी जेनेरियो का डॉक्यूमेंट है। दैट मींस ये हो गया कि अभी मैंने आपको बोला था कि रियो डी जेनेरियो के ईयर्स को राउंड रखिएगा, तो उसका ईयर है 1992। यही तो क्वेश्चन आया था कि एजेंडा 21 किस ईयर में लाया गया, 1992, क्योंकि वो रियो डी जेनेरियो का ही डॉक्यूमेंट है। द वर्ल्ड समिट रियो 10 जो है वो इंपॉर्टेंट डालो। रियो 10 ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास। देखो रियो के 10 साल के बाद जो समिट हुआ यानी 2002 में, क्लियर, इसे हम लोग कहते हैं रियो प्लस 10। रियो के 20 साल बाद जो समिट होगा उसे हम लोग बोलेंगे रियो प्लस 20। समझ गए, तो बोलेगा कि रियो प्लस 10 का सब्जेक्ट क्या था। रियो का तो सब्जेक्ट था पृथ्वी को बचाओ,
रियो प्लस 10 का सब्जेक्ट था सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम इंपॉर्टेंट में डालो, IEEP 1975 में आया था। मेन पर्पस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, किस लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन लाया गया था? लोगों को अवेकनेस करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, उठाने के लिए, जगाने के लिए कि आप इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन बान, छोड़ दो, नहीं चाहिए हमें। मेन पर्पस ऑफ मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल का जो मेन पर्पस है, ठीक है, मेन पर्पस ऑफ मॉन्ट्रियल देखो 1987 ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दो। फिर ग्लोबल वार्मिंग को इंपॉर्टेंट में डालो। ग्लोबल वार्मिंग 1989 वाज द स्लोगन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखो यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेना, ग्लोबल वार्मिंग इज ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग वार्निंग है, ठीक है। कहते हैं किस ईयर में हमने ये नारा दिया था कि भूमंडलीय तापन भूमंडलीय चेतावनी है, तो ये बात हमने कहा था आपका 1989 में। नागोया क्वेश्चन आ चुका है, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, नागोया किससे संबंधित है? तो नागोया बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। द आइडियोलॉजी ऑफ सोशियो जो है वो सोशल इकोलॉजी, RD मैकेंजी ने दिया था, इंपॉर्टेंट डाल दो RD मैकेंजी को। काटा जीना छोड़ दो, पॉल्यूशन पर आ जाते हैं सीधा सीधी, है ना। नेचुरल उचुरल छोड़ दो, ये सब तो आज तक पूछा नहीं, इसमें से कौन नेचुरल पॉल्यूटेंट है, कौन ह्यूमन पॉल्यूटेंट है, ये सब से हमें मतलब नहीं है। सीधे आओ गैसों पर, गैस में आ जाओ बेंजीन पर। गैस में आ जाइए बेंजीन पर। ब्लड कैंसर इज कॉज द बेंजीन, अभी फर्स्ट पेज में पढ़ा कर आ रही है कि बेंजीन से कौन सी बीमारी होती है? ब्लड कैंसर। बेंजीन का सोर्स क्या है? टू ऑब्टेन जो है वो ऑक्टेन वैल्यू फ्रॉम गैसोलाइन, बेंजीन, टायलीन एंड जाइलिन्स आर मिक्स्ड इन गैसोलाइन। पेट्रोल का ऑक्टेन प्राप्त करने के लिए, उसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए, उसका ऑक्टेन वैल्यू लेने के लिए हम उसमें 3 चीज मिलाते हैं, बेंजीन, टायलीन, जाइलिन। क्लियर? जिसमें से बेंजीन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड कैंसर के लिए, समझ गए। सल्फर डाइऑक्साइड को इंपॉर्टेंट में डाल दूं। द मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट, पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नुकसानदेह कौन सा है? SO2 है सबसे ज्यादा। इट कॉजेज आई इरिटेशन, अभी हमने पढ़ लिया कि इससे ब्रोंकाइटिस होता है, इससे आई इरिटेशन होता है, इससे एम्फाइजीमा होता है, इससे स्किन का भी जो है वो इरिटेशन होता है, इसलिए हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कौन सा डिजीज है। इट कैन ऑल्सो इंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट द स्टोन, बोलेगा एटमॉस्फेयर में वो कौन सी गैस पाई जाती है जो पत्थरों को भी तोड़ ताड़ देती है, ठीक है, तो पत्थरों को भी तोड़ने की कैपेसिटी रखती है SO2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालो, फिर क्वेश्चन आ चुका है। SO2 emanating from मथुरा ऑयल रिफाइनरी influences the ताजमहल, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि ताजमहल से कौन सी गैस निकल रही है जो आपका, सॉरी वो उससे मथुरा ऑयल रिफाइनरी से कौन सी गैस निकल रही है जो ताजमहल को नुकसान पहुंचा रही है? तो ताजमहल को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है SO2। मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ वर्क करेगी तो वो बन जाएगी आपकी कार्बोनिक एसिड, जब सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्चर के साथ वर्क करेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाएगी, ठीक है। तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सल्फ्यूरिक एसिड में। फॉर्मूला राउंड कर लो, H2SO4, ठीक है, H2SO4। ना तो मुझे याद दिलाते जाना अगर नीचे हो जाए तो, ठीक है, H2SO4 को राउंड कर लेना। देखो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, दैट इज एसिड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ द गैसोलाइन इन स्टोरेज बैटरी, ये स्टोरेज बैटरीज का क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्लियर है? पूछा था कि जो है वो स्टोरेज बैटरी में हम किसको यूज करते हैं, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। H2SO4 का यूज हम इस स्टोरेज बैटरी में करते हैं। It decreases the rate of metabolism and photosynthesis in the plant cell, green paper is destroyed। बोलता है कि यह जो है वो प्लांट से उसकी मेटाबॉलिज्म, उसका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया छीन लेता है, जिसके कारण पत्तों का रंग पीला पड़ जाता है, ठीक है। ग्रीन रीपर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसका हरापन खो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? पत्तियां पीली पड़ जाएंगी।
when जो है वो वेदर भी एनिमल प्लांट्स क्रॉप्स और बिल्डिंग इट इज डेट्रीमेंटल टू एवरीवन। बोलेगा एटमॉस्फेयर की वो कौन सी गैस है जो बिल्डिंग्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए, सभी के लिए नुकसानदेह है, तो वो है आपका SO2। इंपॉर्टेंट में चल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको भी डालो, सफोकेटिंग गैस है, दम घोट देने वाली गैस है। इट इज नॉट जनरली टॉक्सिक टू प्लांट बट इज टॉक्सिक टू ह्यूमन। यह आपके पौधों के लिए जो है वो आपका नुकसानदेह नहीं है, ह्यूमन के लिए। तो बोलेगा कौन सी गैस जो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती, उसके लिए जहर नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो जहर का काम करती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड। It reaches in the body through inhalations and reduces the presence of hemoglobin in the blood and oxygen carrying capacity. Very very important है। बोलेगा एटमॉस्फेयर की वो कौन सी गैस है जो हमारे सांसों के माध्यम से अंदर जाती है, हमारे हीमोग्लोबिन को डाउन कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो खत्म हो जाती है। दैट मीन्स हार्ट अटैक हो जाएगा, दम घुट जाएगा हमारा, समझ गए। तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन को राउंड करो, बस ध्यान रखना मीथेन स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, मीथेन स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। CFC को राउंड कर लो, ये आपका ओजोन गैस को जो है वो खत्म कर रहा है, ओजोन लेयर को। मैं पढ़ाऊंगी आगे, लेकिन आप चाहो तो यहाँ भी लिख लो। CFC का जो मेन स्रोत है वो आपका जनरली रेफ्रिजरेटर और उसको मानते हैं AC को, लेकिन आगे मैं बहुत सारा चीज पढ़ाऊंगी, नया भी आ रखा है इसमें, लेकिन ये चीजें आप लिख लीजिए ब्रैकेट में अगर आप चाहें तो, AC और फ्रिज। CO2 को राउंड करो, इट इज लाइफ सेविंग फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी के लिए ये प्राण देने वाला है। The primary product cannot make a meal without it। बोलेगा किस गैस के बिना कोई भी प्राथमिक उत्पाद अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, तो जब प्राथमिक ही नहीं बनाएंगे तो सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी चेन हम कहाँ से चलेंगे फूड चेन का। नाइट्रोजन ऑक्साइड को राउंड करो, सिर्फ ऑक्साइड के काट दो क्योंकि नाइट्रोजन का 7 प्रकार है, तो 7 में से ये के दे दिया, के छोड़ दीजिए, आपने सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड को राउंड कीजिएगा। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मॉइस्चर के साथ वर्क करेगा तो यह नाइट्रिक एसिड में बदल जाएगा। यानी हमारे पास 3 प्रकार के नाइट्रिक, 3 प्रकार के एसिड है, कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, 3, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी राउंड कर लो, HNO3। It causes gum bleedings, pneumonia, lung cancer, etc. Supersonic nitrogen emitted by ships thinner the ozone layer। कहेगा सुपरसोनिक जहाज से वो कौन सा जो है निकल रहा है गैस जिसकी वजह से ओजोन थिन हो रहा है, पतला। देखो नाइट्रोजन ओजोन को पतला कर रहा है, ठीक है, और CFC उसमें छेद कर दे रहा है, समझ गए, उसमें आसानी से छेद हो जा रही है। मेटालिक ग्रैनुलर में राउंड करो, देखो क्वेश्चन इसी बार के पहले वाले एग्जाम में आ रखा है। लेड को राउंड करो, सिर्फ 2 लाइन नीचे तो लेड डैमेज द ब्रेन पल्सेस एंड किडनी, यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा एक पाया जाता है जिसकी वजह से हमारा जो मस्तिष्क, नाड़ी, गुर्दा, यही सब हिंदी में था, ये सब का सब जो है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वैसे भी शीशे के कण जब हवा में उड़ेंगे और हमारी सांसों से अंदर जाएंगे तो सब अंदर बर्बाद करेंगे। यूजीसी का ये क्वेश्चन का आंसर गलत था। यूजीसी ने पूछा था कि कैंसर किससे होता है और उसने दे दिया था लेड, और ऑप्शन में पेस्टिसाइड भी था। तो जब पेस्टिसाइड से तो लेड तो कभी नहीं लेंगे, क्योंकि लेड तो हमारा जो है वो मस्तिष्क वगैरह को खत्म कर रहा है, डैमेज कर रहा है, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है उतना। कैडमियम को राउंड करो, पार्टिकल्स एक्ट टॉक्सिकली इन रेस्पिरेशन, हमारे सांसों में जहर की तरह कौन काम करता है, कैडमियम। फिर नेक्स्ट देखो, सिलिका के कारण हमें ट्यूबरकुलोसिस होता है, सिलिका के कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है। Disease caused silica particles is called silicosis. Similarly, disease caused by the dust particle of asbestos is called asbestosis. अब देखो ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि सिलिकोसिस किससे होगा और ऑप्शन में दे देगा सिलिका, एस्बेस्टोसिस किससे होगा सामने में दे देगा एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टस नहीं, बोलेगा सिलिकोसिस किससे होता है,
वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, इस तरीके से देगा। तो यह आपका एयर पॉल्यूशन से है। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्वेश्चन आ चुका है, राउंड करो इंपॉर्टेंट। भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 या 3 दिसंबर को 1984, कितने बंदे, क्या हुआ, ये सब तो क्वेश्चन नहीं पूछता, एक ईयर पूछता और एक कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। राउंड कर लो मिथाइल आइसोसाइनाइड, और मिथाइल आइसोसाइनाइड को शॉर्ट में लिख देना मिक, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिंदी में ऐसे लिखता है मिक, इंग्लिश में ऐसे लिखता है मिक। ठीक है, तो भोपाल गैस में यही गैस लीक हुआ था जिसकी वजह से इतने लोग जो है वो आपके डेंजरस पोजीशन पर आ गए थे। अल्टरनेटिव फ्यूल्स कुछ ऐसे हैं जो हम वैकल्पिक फ्यूल्स के ईंधन के रूप में यूज करते हैं, जैसे मीथेन और बायोडीजल। वाटर पॉल्यूशन में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को राउंड करो। अभी हम लोग पढ़ लिए कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में हम क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रस वगैरह छोड़ते हैं तो पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, ड्रॉप इन वाटर देन द लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर रिड्यूसेस। तो कहते हैं इसमें जो ऑक्सीजन का, जब ये कचरा पानी हो जाता है या कचरे छोड़े जाते हैं तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है। वेरियस काइंड ऑफ डिजीज, आप खुद भी गेस कीजिए, खराब पानी पीने से क्या में टाइफाइड्स होता है, क्या में कॉलरा होता है, पेचिस होता है, ठीक है, पोलियोज वगैरह और कई सारी बीमारियां होती हैं जो में खराब पानी पीने से होती हैं, हैजा वगैरह सब। कॉलरा मतलब हैजा वगैरह। मिनी माटा डिजीज क्वेश्चन आ चुका है, राउंड करो। मिनी माटा डिजीज मरकरी के पानी में घुलने से हुआ था। तो बोलेगा मिनी माटा डिजीज कहाँ पर हुआ था, पहले तो जापान में हुआ था। ठीक है, जापान में हुआ था। किस कारण से हुआ था, क्योंकि पारा या मरकरी पानी में घुल गई थी। इटाई, इटाई को राउंड करके इंपॉर्टेंट में डालो, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बाकी मिनी माटा वगैरह सब आ गया। इटाई, इटाई बीमारी कैडमियम से होता है। Due to the large amount of nitrate pollution, groundwater, methaglobin and baby syndrome, राउंड करो, methaglobin और baby syndrome, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसको ब्लू बेबी भी कहा जाता है, नीला बेबी। अब आपसे बोलेगा कि पानी में वो कौन सा पॉल्यूशन पाया जाता है जिसके कारण जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो एकदम बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, उसको मिथोग्लोबिन हो जाता है, होठ लटके होते हैं, मोटे होते हैं, तो ये आपका होता है नाइट्रेट के कारण। नेचुरल वाटर पॉल्यूशन कौन कौन सा है, आर्सेनिक एंड फ्लोराइड, क्वेश्चन आया हुआ है। नेचुरल पूछे तो आर्सेनिक एंड फ्लोराइड को नेचुरल कहते हैं। आर्सेनिक अभी आप लोग पढ़ लिए, ये सफेद पाउडर की तरह दिखता है। ठीक है, ये व्हाइट पाउडर की तरह दिखता है, बंगाल में ज्यादा पाया जाता है, इससे ब्लैक फुट डिजीज होता है। पहले ही पेज पे हमने पढ़ लिया। फ्लोराइड को राउंड कर लेना, वहां मैंने 1.5 करा दिया, यहाँ पे भी आप 1.5 कर लेंगे। WHO का नया डाटा के अकॉर्डिंग 1.5% है। मसल्स वगैरह आपका इफेक्टेड होगा, फ्लोरोसिस डिजीज होगा इससे। आप देखो यहाँ क्वेश्चन बन गया, एक बोलेगा सिलिकोसिस किससे होता है, एक बोलेगा फ्लोरोसिस किससे होता है। सिलिकोसिस आपका वाटर जो है वो एयर पॉल्यूशन से होता है, फ्लोरोसिस आपका वाटर पॉल्यूशन से होता है। ऐसा क्वेश्चन भले बन सकता है, इसमें दो मत नहीं है। क्लियर है। डिटर्जेंट राउंड करो, साबुन की टिक्की, सोडियम ट्राइपोलीफॉस्फेट हम लोग यूज करते हैं साबुन की टिक्की में, जिसकी वजह से हम हार्ड पानी को सॉफ्ट पानी में इजीली कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे कपड़े बड़े आसानी से धुल जाते हैं। लेकिन वो पानी तो ड्रेन होकर आखिर तो मिल ही रहा है नदियों नदियों से। सॉइल पॉल्यूशन को राउंड करो, कितनी बार ये क्वेश्चन है, 4 बार। 4 से नीचे तो नहीं है, 4 से ऊपर का तो नहीं पता, अलग अलग था। इसमें ध्यान रखना, सॉइल के लिए, मिट्टी के जो है प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है रेन भी है, एयर भी है, आपका टेम्परेचर भी है, वॉल्केनो ज्वालामुखी वगैरह भी है, ये सब है। ठीक है मैम, सॉइल पोल्यूशन का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं है ना, आजकल एग्रीकल्चर मानते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें बड़ा सारा चीज यूज कर रहे हैं ना आजकल। हाँ मैं हाँ बता रही हूँ अभी मेन सोर्स ऑफ सॉइल इरोजन का भी बताऊंगी। इसमें
हो गया, यहाँ पे हो गया ना, पहले देख लेना। यूकेलिप्टस ट्रीज आल्सो इंक्रीज द बार्डनेस ऑफ लैंड। कहते हैं कौन सा पेड़ है जो भूमि की बंजरता बढ़ा देते हैं? यूकेलिप्टस। यहाँ पे लिख लो, मैं बता देती हूँ। सॉइल के लिए, इरोजन के लिए या सॉइल की पॉल्यूशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? लिख लो, और भी वहां पे कहीं पे लिख लो, सॉइल के इरोजन के जिम्मेदार है इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक कचरे भी है, बट उतने नहीं, उससे पहले ट्रांसपोर्टेशन लिख लो, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, सबसे ज्यादा रेट कॉस्ट तो परिवहन जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, फिर औद्योगिक कचरे, इंडस्ट्रियल वेस्ट, लिख लिया, लिखते जाना साथ में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कृषिगत कार्य, 3 बार से तो यही क्वेश्चन को ऑप्शन दे रहा है और ये 3 बार तो अकेले हो गया और लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि सॉइल के पॉल्यूशन के लिए एग्रीकल्चर क्यों आंसर टिक कर रहा है। वो लगातार 3 बार से एग्रीकल्चर को दे रहा है, यानी वो एग्रीकल्चर को पहले नंबर पे ले लिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 3 बार यूजीसी का 10 ईयर देखिएगा, इसमें आंसर को एग्रीकल्चर दे रखा है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से इसको सॉइल को सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट मान रहा है ये। लिख लो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ताकि ये ना सोचो कि एग्रीकल्चर से कैसे होगा। ये क्वेश्चन मुझसे क्लास में किसी ने पूछा भी था कि एग्रीकल्चर से कैसे सॉइल का पॉल्यूशन होगा। हम यूज करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें। मैम पहला एग्रीकल्चर है और क्या बताया आपने? अब पहला से ऐसे नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले, तो वैसे तो देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन है जी मैम। एग्रीकल्चर वेस्ट है, कृषिगत है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, औद्योगिकीकरण है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। एग्रीकल्चर आ जाएगा तो हम एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट ही टिक करते हैं सबसे पहले, बाकी कुछ ना है तो हम टिक करते हैं, ठीक है। फिर लिख लो, ठीक, फिर इसमें लिख लो बायोलॉजिकल एजेंट, जैविक एजेंट। जैविक एजेंट भी सॉइल के जो है वो इरोजन के लिए और सॉइल के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। खनन और पिघलाना, माइनिंग और स्मेल्टिंग, खनन और पिघलाना किसी चीज को, इसी में सॉइल पॉल्यूशन में लिख रहे हैं। रेडियो एक्टिव जो है वो, रेडियो एक्टिव भी सॉइल के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। एसिड रेन भी जिम्मेदार है, एसिड रेन, यही जो तीनों प्रकार का एसिड है आपका, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक, ये सारा। और अर्बन वेस्ट, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट को। साउंड पॉल्यूशन को राउंड करो। पीपल सफरिंग फ्रॉम साउंड पॉल्यूशन ऑफन फेस न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर डिजीज। होता है न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर डिजीज किस कारण से हो रहा है? ध्वनि के प्रदूषण के कारण हो रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ 150 to 160 डेसिबल साउंड कैन बी फैटल। हमारे कान को कितने से कितने डेसिबल का साउंड फैटल कर दे रहा है, मतलब वो पर्दा फाड़ देगा, मर जाएंगे। 150 to 60। मोर देन 90 डेसिबल जो है वो डेसिबल इंटेंसिटी कैन कॉज डैमेज टू ईयर। 90 डेसिबल से ज्यादा जो है वो ध्वनि हमारे कान को खराब करता है। पीछे मैंने साउंड लगा रखा है, अभी साउंड पढ़ लेते हैं। देखना आप लोगों ने साउंड लिखा है क्या पीछे? हिंदी इंग्लिश कहीं पर भी साउंड का आप लोग देखिए, जिसको मैंने भेजा है नोट्स वो लोग तो देखिए। मैम साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, वेव्स हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल के रखिएगा। 5 टाइम उसमें से क्वेश्चंस है साउंड वाले में से। और जिसके पास नहीं होगा ना वो मेरे से ले लेना। राउंड करो साउंड वेव्स, ऑडिबल वेव्स। हमारे पास 3 तरीके का साउंड होता है ना, कुछ हम सुन सकते हैं, कुछ हम नहीं सुन सकते। कुछ ऐसा होता है इतना धीरे होता है कि मुझे नहीं सुन सकते, कुछ इतनी तेज होती है कि मुझे नहीं सुन सकते, हमारा कान का पर्दा फट जाएगा। और कुछ होता है जिसे हम सुन सकते हैं। ऐसा ही तो साउंड होता है हमारे पास।
राउंड करो ऑडिबल वेव्स, श्रव्य तरंगे जिसे आप सुन सकते हो, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। पहला क्वेश्चन ये आ चुका आपका। जब हर्ट्ज में पूछा तो 20 से 20,000 हर्ट्ज पूछा, फिर उसके बाद एक सेशन छोड़कर फिर क्वेश्चन पूछा तो 20 किलो हर्ट्ज में पूछा। तो ध्यान रखिएगा 1000 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 1000 हर्ट्ज को आप 1 किलो हर्ट्ज कह सकते हो। क्लियर है? तो अब आपसे बोलेगा कि क्वेश्चन आपका आएगा कितने हर्ट्ज तक का साउंड हम सुन सकते हैं, तो 20 किलो हर्ट्ज का सुन सकते हैं, या 20,000 या 20 किलो। इंफ्रासोनिक बिलो 20 हर्ट्ज, लाइक हमारा हार्ट बीट। क्या आपको मेरा हार्ट बीट सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा, इसका मतलब वो इंफ्रासोनिक है, बहुत धीरे है। अल्ट्रासोनिक मैक्सिमम जो 20,000 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज, तो उसको आप कहते हो अल्ट्रा, पराश्रव्य, हम नहीं सुन सकते, वो सिर्फ चमगादड़ सुन सकता है, बैट, क्योंकि बैट 1 लाख फ्रिक्वेंसी तक को महसूस कर सकता है। स्पीड ऑफ साउंड को इंपॉर्टेंट में डालो, सबसे तेज चलता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को भी इंपॉर्टेंट में डालो, पूछेगा सिलेक्ट आंसर विद द कोड। ध्वनि की क्या क्या विशेषता है? तीव्रता, तारत्व, गुणता, इंटेंसिटी, पिच एंड क्वालिटी। Our hearing is most sensitive in 2000 to 5000 hertz frequency। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि हमारा कान सबसे ज्यादा संवेदित किसमें होता है? 2000 से 5000 हर्ट्ज। यूजीसी जब ये आंसर दिया था ना, तो पहली बार ये क्वेश्चन गलत कर दिया था क्वेश्चन कैंसिल किया ये। दूसरी बार में फिर लिखा 2000 से 5000। अब अगर बताओ ये किलो हर्ट्ज में बोल देगा तो कितना आएगा? 2 किलो से 5, 2 किलो हर्ट्ज है, 2 से 5, 2 to 2 5। से 5, बस इतना ही तो हर्ट्ज है। हियरिंग के लिए राउंड करो, सुनने के लिए हमें कितना डेसिबल चाहिए? यहाँ सही करेंगे, इस वाले नोट्स में आप लोग सही करेंगे। सुनने के लिए हमें चाहिए 1 डेसिबल। आप लिख लीजिएगा कहीं साइड में, इस नोट्स को नहीं देखेंगे। सुनने के लिए 1 डेसिबल चाहिए। विस्परिंग, फुसफुसाने के लिए 30 डेसिबल चाहिए। इंटरफेरेंस विद स्लिप्स होते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल चाहिए हमें, 50 डेसिबल, 50। जनरल बातचीत के लिए हमें 60 डेसिबल चाहिए, 60 डेसिबल। सही कर लिए? पहला है 1 डेसिबल, दूसरा है 30 डेसिबल, तीसरा है 50 डेसिबल, चौथा है 60 डेसिबल। इको को राउंड करो, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि हमारे कान में 0.1 सेकंड से 1.10 सेकंड रहता है, और मेरे और आपके बीच की दूरी इसके लिए 16.6 मीटर या 17 मीटर होना चाहिए, तब आपको मेरे आवाज की ध्वनि सुनाई देगी। गूंज, जिसको बोला जाता है गूंज, जैसे हम कुएं के अंदर मुंह डाल के बोलते हैं, पहाड़ों में चिल्लाते हैं। चल, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में आ जाओ वापस से, वो पहले वाले नोट्स में। The substance, इसमें ज्यादा क्वेश्चन से नहीं बनते। The substances which generate radioactive radiation automatically are called radioactive substances like uranium, thorium, plutonium। पढ़ चुके आप लोग, पहले पेज में मैंने पढ़ा दिया। इससे कौन सी डिजीज होती है? इससे बोन कैंसर, बोन टीबी, स्किन वगैरह के डिजीज होते हैं। क्लियर? इसमें इंपॉर्टेंट में रहेगा यूनिट फॉर मेजरिंग रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज कॉल्ड रोंटगन। आप रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को किससे मेजरमेंट लेते हो? रोंटगन से। रोंटगन जब नोट्स आप ले लेंगे तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन में साल्मोनेला के कारण फूड पॉइजन होता है। कहते हैं कौन सी बीमारी, कौन सा आपका जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है, ये बायोलॉजिकल पॉल्यूशन है जिसके कारण हमें फूड पॉइजन होता है? तो साल्मोनेला से होता है। एंथ्रेक्स को राउंड कर लेना, बैसिलस एंथ्रेक्सिस बैक्टीरिया से। पूछेगा एंथ्रेक्स किस से होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। एंथ्रेक्स किस में होता है? उस पशु में होता है जो लगातार च्यूइंग करते रहते, मुंह चलाते रहते, गाय, बकरी, इन सब में मुंह चलाते रहेंगे, साइड साइड से व्हाइट व्हाइट गिरता रहेगा। फ्लेक को राउंड कर लो,
बैक्टीरिया से होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है। ये क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ कि आप में वो आ चुका है कि डेंगू किससे होता है, पैरासिटिक, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस था उसमें, ठीक है। तो ये भी आपका कभी भी आ सकता है कि स्मॉल पैक्स वगैरह किससे होता है। इसमें एक जगह हिंदी या इंग्लिश में लिखा है या नहीं, इंग्लिश में तो लिखा है शायद, हिंदी में देखो जरा, लिख लेना। प्लास्टिक के कप में 3 चीजें पाई जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना। जब आप लोग कल आएंगे तो मैं ये तो पूछूंगी, देखो पॉल्यूशन वगैरह तो ये इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको यही याद करा लूंगी, अपने सब्जेक्ट के लिए भी बोल रही हूँ। जिनको याद है वो छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि 14 लोगों में से कुछ ही लोग हैं। जिनको नहीं याद है वो मैं यही करा लूंगी, आप बाकी चीज अपनी उस पर टाइम देंगे, समझ रहे? देखो प्लास्टिक के कप में पाया जाता है, इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में देखना, बिस्फेनाइल। इंग्लिश में भी बिस्फेनाइल ही कहते हैं इसे, मैं हिंदी में इसलिए लिखते हुए कि हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। डाई इथाइल और हेक्सिल फैलेट पाया जाता है, और बेसिकली डाइऑक्सीन पाया जाता है, डाइऑक्सीन। तो कहते हैं प्लास्टिक के कप में क्या पाया जाता है कि हम बोलते हैं कि प्लास्टिक के कप में आप गर्म खाना मत रखो, प्लास्टिक में हमें कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्या पाया जाता है प्लास्टिक में? बिस्फेनाइल, डाइएथाइल, हेक्सिल फैलेट, 3 चीजें पाई जाती है जिसके कारण कैंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि प्लास्टिक में क्या पाया जाता है? डाइऑक्सीन। देखो डाइऑक्सीन तो आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन ये तीनों में से अब तक एक भी नहीं आया कि प्लास्टिक में क्या पाया जाता है कि कैंसर होगा। तो ये तो हमारा चल गया, इसको भी इंपॉर्टेंट रखना, इन तीनों को भी इंपॉर्टेंट में रखना। डाइऑक्सीन एक्चुअली कंबसन ऑफ प्लास्टिक से, प्लास्टिक के जलने से डाइऑक्सीन वगैरह निकलते हैं, ठीक है। अभी देखो ये पॉल्यूशन का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी खत्म हुआ। मैं आपको इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जिसमें से मुझे लगता है कि हम 4 क्वेश्चन तो कर लेंगे, 5 पूछेगा तो 4 पकड़ने की उम्मीद है, समझ गए। इसमें हमारा एक पॉल्यूशन होगा, एक अभी सेकेंड पॉल्यूशन एक और आएगा। पॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, पॉल्यूशन के लिए 2 दिन का समय मुझे दे दीजिएगा, आज का और कल परसों का, कल समिट्स खत्म हो जाएगा, स्मॉग वगैरह खत्म होगा, फॉग होगा, एसपीएम्स वगैरह खत्म होंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। एसपीएम वगैरह ये सब सारी चीजें से एक वो हो जाएगा, समिट से क्वेश्चन आते हैं, कल समिट्स खत्म करेंगे। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम लोग खत्म करेंगे, क्या है पर्यावरण की समस्या, ठीक है, उसका कई सारा चीज को देखेंगे। पॉल्यूशन से रिलेटेड कौन कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही है, क्या चल रही है, वो सारा। तो पॉल्यूशन खत्म हो गया तो आप ये मान के चलिए कि आप 2 से 3 क्वेश्चन पकड़ने के लिए तैयार हैं। रीजन ये क्योंकि इसमें समिट वगैरह सब है, आपने अलग अलग बताया गया, इसमें समिट्स वगैरह सब है। फिर हम पढ़ेंगे एनर्जी, एनर्जी हमें बहुत जरूरी है, उसमें डाटा बदला है। फिर हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, ऑलवेज क्वेश्चन आ रहे हैं जैव विविधता से। फिर हम पढ़ेंगे वेटलैंड, आर्द्र भूमि, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, और कुछ करंट अफेयर्स, कितना बाई कितना मेगावाट, कितना गीगावाट, हमने किसके लिए क्या क्या रखा है, ये मेगावाट गीगावाट, बस इसके लिए 4 दिन का समय मांगा है, 4 दिन में खत्म कर देंगे। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो 10 ईयर्स का क्वेश्चंस मैं करा दूंगी आपको, ताकि कम से कम उसका आंसर आप लोगों को, मेरे पास तो मैंने टिक करके रखा है सारे आंसर्स को, तो कुछ नहीं तो फटाफट आंसर ही टिक करा दूंगी। पेपर 1 इसलिए टिक कराऊंगी आंसर क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, शायद किस्मत रही तो हम उसी से 10 ईयर्स ही सारा क्वेश्चन पकड़ लेंगे अपने पॉल्यूशन के, पीपल एनवायरनमेंट के। तो वो सब आपको सब सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फोन बहुत कम उठा पाती हूँ, लगातार क्लासेस में होती हूँ, मेरे बिहाफ में आप लोग विकास जी को कांटेक्ट कर लीजिएगा, कंटेंट्स इनके पास होते हैं, फोन कोई भी इंफॉर्मेशन ये आपको दे देंगे, वेबसाइट्स वगैरह कहीं से भी, ठीक है। कई बार मैं नहीं उठा पाती हूँ तो वो आपका मिस हो जाएगा। कल भी क्लास हम 4 बजे रखेंगे, आज तो थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया नोट्स वगैरह को लेकर, जिसके पास नहीं होगा नोट्स वगैरह वो लेंगे, समझ गए। अगर दिक्कत होगी तो रिकॉर्डिंग ले लेंगे, जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से चलते रहिएगा। मेरी और कोई मदद चाहिएगा तो बोल दीजिएगा। आप लोग अपना अपना एग्जाम निकालिए, स्पेशली वो लोग जो मेरे जीटीए के स्टूडेंट रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, बट थोड़ा अलगाव हो गया मेरा भी,
सबसे बंद होने के कारण। मैम सबसे थोड़ी हुआ है, कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं, आप लोगों से तो नहीं हुआ। स्टूडेंट्स तो अभी भी आपके ही हैं। स्टूडेंट्स तो आज भी मेरे हैं, इसमें दो मत नहीं है। आप लोगों का जो प्यार मोहब्बत है वो आज भी मैं देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा सा फील होता है। तभी तो मैंने बोला कि मैं एनवायरमेंट वगैरह सब जो है वो फ्री में ही पढ़ाऊंगी। जो मेरे बस का है वो मैं आप लोगों के लिए कर पाऊँ, कम से कम यही बहुत है। जो मेरे बस का नहीं होगा तो नहीं कर पाऊंगी। इस बार का एग्जाम आप लोग के लिए निकालना बहुत आसान होगा, बार बार बता दे रही हूँ, बहुत ही आसान है। क्यों? अगली बार इजी क्वेश्चन होगा मैम, हाँ इजी क्वेश्चन पेपर होगा। किसका फर्स्ट पेपर? मैं बोल रही हूँ कि इस बार तो टाइम हम लोगों को ज्यादा दिया गया है, तो टफ नहीं होगा। नहीं, क्योंकि इस बार टफ इसलिए नहीं होगा कि इस बार तो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एग्जाम क्वेश्चन सेटर भी आनंद पानंद क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। और आप लोगों में से अधिकतम स्टूडेंट बिना पढ़े बैठेगा, कई लोग एग्जाम छोड़ देगा, तो कट ऑफ मार्क्स तो अपने आप ही नीचे चला जाएगा। हाँ, तो इससे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। विकास जी। हाँ जी मैम। इन लोगों में से किसी के पास मेरे नोट्स वगैरह नहीं है, बट इनको ये नोट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन सा नोट्स इन लोगों को प्रोवाइड करना है। इनफैक्ट जो मैंने भेजा है वो इन लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ताकि ये लोग जो है वो उसको पढ़ पाए। ठीक है? ठीक है मैम। आज ही करना है या कल कर सकता हूँ? नहीं, अब तो आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तो मैं क्लास स्टार्ट करें इन लोगों के साथ। ये लोग सुनेंगे, और इन लोगों में से जो रिकॉर्डिंग मांगेगा मेरी, तो आप प्लीज इनको रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है मैडम। जिन्होंने रजिस्टर किया है फॉर्म पे वो ले सकते हैं। हाँ, कोई रजिस्ट्रेशन देखिए इसलिए होता है कि आप लोग को कल को इन फ्यूचर भी, जैसे मैं हायर एजुकेशन कराऊंगी वो भी फ्री ही कराऊंगी, तो ऐसा कुछ होगा तो आप लोग तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, इसलिए होता है। चलिए, कल मिलती हूँ 4 बजे, और मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा 3 बजे। ओके मैम। अच्छा, बाय बाय। ठीक है मैम, बाय, थैंक आप यू। जो कोई भी नेटवर्क में है ना, किसी के भी नेटवर्क में है, प्लीज सबको शेयर कर दीजिए। जी ठीक है, बाय। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेलकम।